नमस्कार। खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जिन खबरों ने बटोरी आज सुर्खियां, ऐसी ही खबरों को समेटकर हाजिर हैं हम खबर दिन भर में। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सियासी गतिविधियां तेज। आज शाम को एनडीए की होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रहेंगे मौजूद। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्रियों को धन्यवाद देने के लिए अमित शाह कर रहे हैं बैठक। विपक्ष भी जुटा अपनी रणनीति बनाने में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में विपक्ष के बड़े नेताओं की बैठक के बाद विपक्षी दलों ने की चुनाव आयोग से शिकायत। हर विधानसभा के 5 बूथों के वीवीपैट पर्चियों का मिलान मतगणना से पहले करने की मांग। बीजेपी ने बोला विपक्ष की बैठक पर हमला, कहा हार के डर से रो रहे हैं ईवीएम का रोना। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना को लेकर दायर याचिका को किया खारिज। कहा याचिका पर विचार करने का नहीं है कोई आधार। अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हमला, एनएनपी के विधायक तिरोंग अबो और 6 अन्य लोगों की मौत। हमले के पीछे एनएससीएन के उग्रवादियों का हाथ होने की आशंका। कर्नाटक में गहराया कांग्रेस का संकट। पार्टी के मुसलमान चेहरे रोशन बेग ने खुलेआम उठाया पार्टी नेतृत्व पर सवाल। कहा मुसलमानों को इस्तेमाल करती है कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल और सिद्धरमैया पर उठाए सवाल। जोको विडोडो दूसरी बार बनेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। जोको विडोडो को 55%, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को मिले 44% वोट। पीएम मोदी ने दी विडोडो को बधाई। क्रिकेट विश्व कप के लिए आज रवाना होगी टीम इंडिया। रवानगी से पहले कप्तान विराट कोहली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सारे खिलाड़ी फिट। कोच शास्त्री ने कहा अगर क्षमता के मुताबिक खेलें तो जीत तय। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने का अपना ही रिकॉर्ड 1 हफ्ते में दूसरी बार तोड़ा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर वे 24वीं बार पहुंचे। ये कारनामा करने वाले दुनिया के इकलौते पर्वतारोही। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। बीजेपी मुख्यालय पर इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की एक बैठक होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं। इनमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, हरसिमरत कौर बादल, रामदास अठावले, मुख्तार अब्बास नकवी, आरके सिंह, रामकृपाल यादव, उमा भारती, राज्यवर्धन राठौर, अनुप्रिया पटेल समेत तमाम मंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के सदस्यों को धन्यवाद देने के लिए ये बैठक बुलाई है। 5 साल तक सरकार के जरिए देश सेवा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। आप देख रहे हैं लगातार इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। और अब से थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। सात चरणों का चुनाव पूरा होके एग्जिट पोल ने जो अनुमान दिखाए हैं उससे एनडीए को विश्वास है कि सत्ता में उसकी वापसी होगी। चुनाव में कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य पहुंच रहे हैं। एग्जिट पोल आने के बाद जो तस्वीर सामने आई वो केंद्र में एनडीए सरकार की वापसी की कहानी बयां कर रही है। ये भले ही एग्जिट पोल हो और नतीजे 23 तारीख को सामने आने वाले हों, लेकिन फिलहाल देश की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज शाम को एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक के बाद एनडीए के नेताओं का डिनर होगा। माना जा रहा है कि बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। और इन दोनों ही खबरों पर और विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र।
शैलेंद्र, दो बैठकें दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण। पहली बैठक जो अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, एजेंडा क्या? धन्यवाद देने के साथ साथ देखिए ऋतु, मुख्य तौर पर जो ये बैठक बीजेपी मुख्यालय पर बुलाई गई है, इसमें आभार व्यक्त किया जाएगा तमाम जो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। 5 साल जिन्होंने काम किया, उसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष आभार जताएंगे और धन्यवाद देंगे तमाम मोदी सरकार के जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनका। और चूंकि ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि एनडीए सरकार की वापसी होने जा रही है, और जिस तरह से एकजुट होकर मेहनत की है एनडीए के नेताओं ने, मंत्रियों ने, तो निश्चित तौर पर तो एक आभार जताया जाएगा। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि इस बैठक के बाद डिनर रखा गया है अशोका होटल में तमाम जो एनडीए के नेता हैं, जो एनडीए घटक दल के नेता हैं, उनके साथ, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे। एनडीए के नेताओं के साथ साझा चर्चा होगी, उन्हें धन्यवाद दिया जाएगा एकजुट होकर जिस तरह से चुनाव लड़ा पूरी एनडीए के नेताओं ने। और साथ ही साथ एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, निश्चित तौर पर उससे एक उत्साहजनक माहौल है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी बातचीत होगी। तो अभी थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, तब ये बैठक औपचारिक तौर पर शुरू होगी मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बुलाई है। खासतौर पर जो 5 साल देश सेवा की है मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, उसका धन्यवाद देने के लिए। जी ऋतु। जी शैलेंद्र, इस लगातार जो एग्जिट पोल के जो एक तरह से अनुमान आए हैं, उसने उत्साह एनडीए खेमे में जरूर पैदा किया है, लेकिन विपक्ष भी उत्साहित है उन तमाम आंकड़ों को देखकर, और उत्साह में उसने ये भी कहा है कि तमाम सवाल भी उठाए हैं ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग तक भी पहुंचे हैं। तो क्या इन सारे विषयों पर भी किसी तरह की कोई चर्चा होगी इस बैठक में? देखिए, बैठक का मुख्य एजेंडा इस बात को लेकर है कि जो 5 साल देश सेवा की है मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, उनके साथ उनको धन्यवाद दिया जाए, उनका आभार व्यक्त किया जाए। इसके साथ ही साथ जो एनडीए की बैठक होगी, उसमें एनडीए जिस तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, उसमें एनडीए के नेताओं को धन्यवाद दिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जब हम जानते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरह से एनडीए वापसी की बात कह रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं, तो एग्जिट पोल नतीजों पर भी चर्चा हो सकती है। जो एनडीए की बैठक होगी उसमें बातचीत हो सकती है कि किस तरह से एनडीए की शानदार वापसी की बात तमाम एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं। और जो विरोधी दल लगातार एक सवाल उठा रहे हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो वास्तविक नतीजे कई बार नहीं होते हैं, तो उन सब पर भी चर्चा होगी। लेकिन लगातार बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल जो विरोधी दल के नेता हैं वो एक तरह से अब उनको पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो एक तरह से वास्तविक नतीजों से मेल नहीं खाएंगे, इसका जो दावा कर रहे हैं। जबकि जब सभी के सभी एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि एनडीए की वापसी होने जा रही है, तो ऐसे में बीजेपी और एनडीए के नेता मान रहे हैं कि एक बार शानदार वापसी एनडीए की दोबारा होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर एनडीए की जो बैठक होगी उसमें एग्जिट पोल के जो रुझान है, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, उस पर चर्चा होगी। शैलेंद्र, और कितनी देर में प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच जाएंगे? कब तक बैठक शुरू हो सकती है? देखिए, तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद औपचारिक तौर पर जो बैठक है वो शुरू होगी। बीजेपी के तमाम जो आला मंत्री हैं, सहयोगी दलों के मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल के साथ साथ अगर देखें रामविलास पासवान और तमाम मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर समेत तमाम जो मंत्री हैं पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने को उम्मीद है। उसके बाद औपचारिक तौर पर ये जो बैठक है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बुलाई है, खासतौर पर धन्यवाद देने के लिए, जो 5 साल कड़ी मेहनत की है मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, और स्वागत करने के लिए वो बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक के लिए। जब प्रधानमंत्री इस बैठक में पहुंचेंगे, बैठक के शुरू होने पर एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे। अभी तक के लिए शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए डीडी न्यूज। हीरो आप कमाल कर दिए, घर घर में सबने शौचालय बना लिए। अरे भाई साहब, असली हीरो तो कोई और है। ये लो बच्चों, ये असली हीरो को जाकर के हार पहनाओ।
गंदगी और बीमारी को फैलने से बचाया, फैलने से बचाया, फैलने से बचाया। दरवाजा बंद रखेगा हर कोई हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रेख हर कोई हर रोज हमेशा। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आने में अब सिर्फ 48 घंटे का समय बचा है, लेकिन नतीजों से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज विपक्ष के कई बड़े नेता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, टीएमसी, एनसीपी सहित कुल 22 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया। बैठक में चुनाव आयोग से ईवीएम के मुद्दे पर शिकायत करने का फैसला लिया गया। इसके बाद विपक्षी दल चुनाव आयोग के दफ्तर के लिए रवाना हो गए। इस संबंध में विपक्ष ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई कि हर विधानसभा के 5 बूथों के वीवीपैट पर्चियों का मिलान मतगणना के पहले किया जाए, न कि बाद में। ये भी कहा गया कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाए तो पूरे निर्वाचन क्षेत्र की 100% पर्चियों का मिलान किया जाए। आज हमने दो तीन चीजें मोटी बताई हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो अनुमति दी है कि हर विधानसभा में रैंडम 5 ईवीएम की मशीनों के जो वीवीपैट हैं, स्लिपें वो गिननी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन में उसमें निकाला है जो ऑर्डर, उसमें कहा है कि पहली काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद वीवीपैट गिने जाएगी। हम लोगों ने कहा भाई इस राजनीतिक दलों में नहीं, आप पहले तो वो जो 5 एक विधानसभा में 5 पोलिंग स्टेशन की जो 5 मशीनें गिनोगे, वो सबसे पहले गिनो। और इस बीच वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष की बैठक को लेकर उस पर हमला बोला है। रविशंकर ने कहा कि हार की हताशा में विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। ईवीएम को लेकर अनावश्यक तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो उनकी हताशा है। वो अपने हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं। इसी ईवीएम से जब कांग्रेस पार्टी जीते राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो ईवीएम ठीक है। इसी ईवीएम से जब ममता जी बने 2 बार मुख्यमंत्री, अमरिंदर सिंह बने पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो ईवीएम ठीक है। इसी ईवीएम से जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने और मायावती जी 2007 में यूपीएफ के मुख्यमंत्री बने यूपी की तो ईवीएम ठीक है। इसी ईवीएम से जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो ईवीएम ठीक है। तो जब वो जीते तो ईवीएम ठीक है। अगर हमारे जीतने का अनुमान हो, क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, तो ईवीएम गड़बड़ है। इससे अधिक अस्तरहीन, बेबुनियाद और हास्यास्पद बात कोई हो नहीं सकती। तो वहीं उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के लिए 23 मई को होने वाली मतगणना के दौरान ईवीएम के साथ वीवीपैट को 100% मिलाए जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में दखल दिया गया तो इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। शीर्ष अदालत ने दायर याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई। इससे पहले मंगलवार 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर सुनवाई हुई थी। इस दौरान विपक्ष के द्वारा दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। विपक्ष की मांग थी कि 50% वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम से मिलान का आदेश चुनाव आयोग को दिया जाए। याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अदालत इस मामले को बार बार क्यों सुने। बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब तमाम दल के नेता लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर ईवीएम विरोध के मामले में मुखर होकर बयान दे रहे हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईवीएम पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को खारिज करते हुए इसे बेकार की बात बताया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की बात समझ से परे है। ईवीएम पर सवाल बोगस है। ईवीएम के आने के बाद ही चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आई और ईवीएम को कोई क्या डिस्टर्ब करे, ये बात ही समझ में नहीं आई।
ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन किया गया, उसके बारे में और आइए सीधे आपको ले चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां इस समय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय मंत्रियों के सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने के लिए आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं। उनके स्वागत के लिए अमित शाह उनकी अगवानी कर रहे हैं। 5 साल तक मोदी सरकार के कामों और तमाम मंत्रियों के जिस तरह के काम रहे, जनता के बीच उनकी जो सेवा रही, उसको लेकर धन्यवाद आभार व्यक्त करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं। इससे पहले मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए थे और आज इस बैठक के बाद एनडीए के घटक दलों के साथ भी एक बैठक है और उसके बाद उनका डिनर है। तो हम बात कर रहे थे इससे पहले कि एग्जिट पोल पे किस तरह के सवाल उठा रहा है विपक्ष, उसी को लेके एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें जो भी अनुमान दिखाए जा रहे हों, लेकिन एनडीए तो अपनी बड़ी जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त है। एग्जिट पोल का कोई भी नतीजा आए, हम लोग शुरू से इस बात के लिए आशान्वित थे कि केंद्र में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, और एग्जिट पोल का जो कुछ भी किसी का कम किसी का ज्यादा जो कुछ नहीं, वह एक पक्ष, लेकिन जो लोगों का मिजाज उसके हिसाब से हम लोग को शुरू से लग रहा था। और जहां तक बिहार की बात है, तो बिहार के हरेक क्षेत्र में। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए डीजी न्यूज। कमाल कर दिए, घर घर में सबने शौचालय बना लिए। अरे भाई साहब, असली हीरो तो कोई और है। ये लो बच्चों, ये असली हीरो को जाकर के हार पहनाओ। अरे असली हीरो अपना हार तो पहन लो। हीरो चाचा हीरो का फर्ज ही तो निभाया, दरवाजा बंद रखे, गंदगी और बीमारी को फैलने से बचाया, फैलने से बचाया, फैलने से बचाया। दरवाजा बंद रखेगा हर कोई, हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रेख हर कोई, हर रोज, हमेशा। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशन बेग ने आज अपनी ही पार्टी के नेता सिद्धारमैया पर निशाना साधा है। बेग ने कहा है कि सिद्धारमैया यहां सरकार के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। KC Venugopal is a buffoon. I feel sorry for him. I feel sorry for my leader, Shri Rahul Gandhi ji. Buffoons like Venugopal and the arrogant attitude of Mr. Siddaramaiah and the flop show president, Mr. Dinesh Gundarao. The result is this. Sir, रोशन बेग के पार्टी विरोधी बयानों पर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शारदा चिट फंड केस में पश्चिम बंगाल के आईपीएस अधिकारी और कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 24 मई तक लगी रोक को आगे बढ़ाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने राजीव कुमार के वकील को बताया कि उनकी अर्जी पर सुनवाई इस हफ्ते संभव नहीं है। शुक्रवार को गिरफ्तारी पर लगी रोक की मियाद खत्म हो रही है। राजीव कुमार का कहना था कि राज्य में वकीलों की हड़ताल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर 24 मई तक के लिए लगाई रोक को और बढ़ा दे। चुनाव आयोग की आज पूर्ण बैठक हुई। आयोग की बैठक में एमसीसी के मुद्दे के अलावा आयोग ने तय किया कि आयोग की बैठक की कार्रवाई सभी आयोग सदस्यों के विचारों सहित तैयार की जाएगी। तत्पश्चात इस आशय के औपचारिक निर्देश मौजूदा कानूनों, नियमों आदि के अनुरूप जारी किए जाएंगे।
और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। सारे गांव ने किए दरवाजे बंद, मुझो वाला नथुलाल रह गया मंदिर। नथुलाल के तनिक समझावा, शौचालय का रास्ता दिखावा, रास्ता दिखावा, रास्ता दिखावा। ए नथुआ, जब से शौचालय बनाया बाहर नहीं गया बेटा, 15 मिनट से अंदर है, रहा नहीं गया। एक ही नहीं सब दरवाजे बंद रखेंगे, क्योंकि एक भी बाहर गया तो सब बच्चे बीमार पड़ेंगे। जा रे नथुलाल, दरवाजा बंद रखेगा हर कोई, हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रेख हर कोई, हर रोज, हमेशा। और अब खबर अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में एनएनपी के विधायक तिरोंग अबो और 6 अन्य लोगों की एक हमले में मौत हो गई है। घटना अरुणाचल प्रदेश में तिरप जिले के बोगापानी गांव में हुई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार संदिग्ध एनएससीएन आतंकवादी हमले के पीछे हो सकते हैं। अबो अरुणाचल प्रदेश की खोसा पश्चिम सीट से विधायक थे। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय। संजय, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे इस घटना के बारे में और क्या जानकारी अभी तक मिली है। एनएससीएन का हाथ होने की जो बात आ रही है उसकी कितनी पुष्टि हुई है? ऋतु, देखिए, सबसे पहले तो आधिकारिक तौर पे एनएससीएन का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जो तिरप चांगलांग का इलाका है अरुणाचल प्रदेश में, वो नागा उग्रवादियों का केंद्र रहा है और वहाँ पहले भी इस तरह की कुछ घटनाएं होती रही हैं। फिलहाल जो अपडेट है, अब से थोड़ी देर पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक एसबी सिंह से बातचीत हुई है और उन्होंने इस घटना का पूरा ब्यौरा देते हुए बताया है कि इस घटना में एमएलए तिरोंग अबो के साथ उनका बेटा और कुल 11 लोग मारे गए हैं। और ये घटना उस समय हुई करीब दोपहर 1:30 बजे। वो डिब्रूगढ़ से 4 गाड़ियों के काफिले में खोसा से करीब 20 किलोमीटर पहले एक जगह है 12 माइल करके, वहां से जब इनका काफिला गुजर रहा था तो बेहद प्लान तरीके से, जैसा कि पुलिस महानिदेशक ने कहा, कि इन पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें काफिले की एक गाड़ी जो है वो निकल सकी थी। हालांकि उसमें बैठे लोगों को गोलियां लगी हैं, ऐसी खबरें हैं, लेकिन बाकी 3 गाड़ियां इस हमले की चपेट में आई, जिसमें एमएलए और उनके साथ 4 सुरक्षाकर्मी पीएसओ थे। संजय, निश्चित रूप से एक ये बड़ा हमला है। अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि एनएससीएन का नाम, उसकी अभी कोई पुष्टि उस तरह से नहीं हुई है, लेकिन चुनाव संपन्न हुए और एक तरह से लगभग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, फिर इस घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इस बार अभी तक किसी तरह के राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की खबर तो नहीं आई है और वो नेशनल पीपुल्स पार्टी के इस बार भी उम्मीदवार थे। इस तरह की कोई आशंका विधायक की ओर से नहीं की गई थी, लेकिन जो ये इलाका है हमेशा नगा विद्रोहियों का केंद्र रहा है और ये एक तरह का अशांत इलाका है और यहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, जिनमें छोटे मोटे हमले हैं या बीच में कभी किसी की हत्या की खबर आई है तो उसमें एनएससीएन या इस तरह के संगठनों का नाम आता रहा है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल ने कच्छ में पाकिस्तान से आ रही एक मछली पकड़ने वाली नाव को पकड़ा है। कोस्ट गार्ड ने इस नाव को उस वक्त पकड़ा जब यह अंतर्राष्ट्रीय तटीय सीमा से भारत में दाखिल होने की कोशिशें कर रही थी। नाव का करीब 194 पैकेट्स ड्रग्स भी बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत करीब 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कोस्ट गार्ड ने एक खास ऑपरेशन चलाकर इस नाव को पकड़ा है। नाव से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। This vessel happened to be a Pakistani fishing boat named Al Madina, which has got a 6 crew, and initial information we received, the vessel has departed the Karachi harbour and finally came to the present location. And
The initial search by our Coast Guard boarding team found 194 packets of the narcotic substance, which we suspect to be a heroin. आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधित समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के कदम को सुरक्षा परिषद के कई देशों ने आतंक के सरगनाओं को उनकी हिंसा के लिए जवाबदेह ठहराने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हुए स्वागत किया है। अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि जोनाथन कोहेन ने परिषद को बताया, अजहर को इस सूची में शामिल किया जाना दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवादियों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहरा सकता है और ठहराएगा। खबर खेल जगत की। इंग्लैंड के लिए रवाना होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने प्रेस वार्ता में बताया कि टीम की प्राथमिकता अच्छी क्रिकेट खेलने की है। उन्होंने कहा कि टीम संतुलित है और सारे खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हैं। I think the only expectation we have is to play really good cricket, and that's been our focus, and that's why the results have followed in the last 2-3 years, as you said. So we feel we go into the World Cup feeling very balanced, very strong as a side, and if you saw the IPL as well, all the players that are in the squad were in great form and playing really well. टीम के कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि अगर खिलाड़ी इसे एक सामान्य टूर्नामेंट के रूप में खेलेंगे तो जरूर कप जीतने में सफल होंगे। टीम के खिलाड़ियों में जो प्रतिभा है, अगर वे पूरी ताकत के साथ दबाव मुक्त होकर मैच खेलें तो इस बार विश्व कप भारत की झोली में आएगा। As far as this tournament is concerned, it's an opportunity. You know, if you look at this team, what they've done over those 5 years, you know, they've played brilliant cricket. And like Virat said, you know, it's about striving for that consistency and not playing any differently just because it's a World Cup. World Cup might be a stage, but that stage is to be enjoyed. So, you know, the most important thing is get out there and enjoy the World Cup. And if you play to potential, that cup might be here. और इसी के साथ अभी के लिए खबर दिन भर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।